बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी अरब में बड़ी मुश्किल से मुझे मुलाजमत मिली। मुलाजमत के बाद अगर कोई मुझसे ये भी कहता कि तुम उल्टे पाँव चलना शुरू कर दो तो शायद मैं ये भी कर देता, क्योंकि सऊदी अरब में इतनी अच्छी नौकरी मिलना कोई आसान बात नहीं थी। फिर एक दिन ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरे दिल को दहला के रख दिया। मेरे मालिक ने मुझसे कहा कि अब तुम इस नौकरी के लिए मौजू नहीं रहे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। बोले कि फ़िक्र नहीं करो, मैं तुम्हें अपने ही बहुत ही खुले दिल और मजबूत इंसान के पास भेज रहा हूँ। वो मेरा दोस्त है, तुम्हारा ख्याल रखेगा। इसे तुम जैसे जीदार इंसान की ज़रूरत है। ये बात सुनकर मुझे खुशी भी हुई और परेशानी भी। मैं यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि मेरे मालिक का हुक्म था सो मैं वहाँ से चल पड़ा। मेरा दिल बुरी तरह कांप रहा था कि कहीं मुझे आगे जाकर अपनी नौकरी से हाथ ही न धोना पड़े। घर में 3 जवान बहनें थीं जिनकी शादियां करनी थी, 2 छोटे भाई थे जो कि पढ़ रहे थे, तो सारे खर्चे मेरे ज़िम्मे थे। मैं तो अपनी बेवा माँ को किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ सकता था। खैर से मुझे एक मज़ाफ़ाती इलाके में भेज दिया गया, लेकिन यहाँ मुझे किसी फैक्ट्री में काम नहीं करना था, बल्कि बहुत बड़ा महल नुमा बंगला था। इस बंगले में रहकर ही मुझे खिदमत सर अंजाम देनी थी, पर बंगले में क्या काम करूँगा? कुकिंग के काम तो मुझे आते नहीं। मैं तो एक मामूली सा इंजीनियर था। यही सोचकर मैं परेशान था कि कहीं मुझे कुकिंग जैसे काम पर तो नहीं लगा देने लगे। मैं तो कुकिंग जानता ही नहीं। खैर मुझे मालिक के कमरे में भेजा गया। मैंने देखा कि मालिक बड़ी रोबदार शख्सियत का मालिक है। मालिक के सर पर बाल नहीं थे, आंखें गहरी और काली थी, जिनमें जुल्म भी था, वहशत भी थी। मैं इसे देख के डर गया। मेरी उम्र महज 22 साल थी। मैं इसके सामने बैठा कहाँ भी रहा था। क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान क्यों? आराम से बैठो, मैं तुमसे बहुत खुशगवार बात करना चाहता हूँ। मालिक की ये बात मुझे और परेशान कर गई, लेकिन कुछ हौसला हुआ तब मुझसे उन्होंने एक अजीब सा सवाल किया। तुम दिन में कितनी नमाज़ें पढ़ते हो? जी मैं 5 नमाज़ें पढ़ता हूँ। मैंने उनको ये बात सच ही बताई थी। मैं वाकई 5 नमाज़ें पढ़ा करता था। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरी खातिर एक नमाज़ छोड़ देते हो? मैंने कहा हरगिज़ नहीं, मैं एक नमाज़ छोड़ने का तो सोच भी नहीं सकता। मेरी बात सुनकर मालिक हंसा। अगर मैं तुम्हें 5 लाख रुपए एक नमाज़ छोड़ने के दूं तो क्या तुम नमाज़ छोड़ दोगे? मेरी तनख्वाह 1 लाख थी, 5 लाख रुपए सिर्फ एक नमाज़ छोड़ने के। दिल में सोचा। ये बात सुनकर मैं परेशान हो गया और मेरी खामोशी देख के मालिक ने कहा, अगर मैं तुम्हें एक नमाज़ छोड़ने का 10 लाख रुपया दूं तो क्या तुम अपनी नमाज़ छोड़ दोगे? मैं फिर भी खामोश रहा। लगता था कि तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन मैं बात बड़ी संजीदगी से करता हूँ। मेरे पास मजाक का या फिर किसी भी किस्म की फ़नकारी करने का कोई वक्त नहीं। मुझे बताओ कि क्या तुम 10 लाख रुपए की खातर एक नमाज़ छोड़ देते हो? मैंने कहा हाँ। मैं सर हिला दिया। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था। जी हाँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। 10 लाख रुपए के लिए एक नमाज़ छोड़ना होगी, कज़ा पढ़ लूँगा। मेरी बात सुनकर हंस पड़ा। अच्छा, इसका मतलब गुंजाइश है। अगर मैं तुम्हें 50 लाख रुपया दूँ तो क्या तुम पूरे महीने की नमाज़ें छोड़ सकते हो? मालिक की बात सुनकर मेरे पसीने छूट गए। लगा कि जैसे वो मेरी वफादारी को आजमा रहे हैं। जी नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे वजह बताइएगा तो मैं ज़रूर सोचूंगा। सोचने की तुम्हें यही काफ़ी है कि मैं तुम्हें एक महीने का 50 लाख रुपया देने को तैयार हूँ। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में है तो मुझे रात को बता देना। मैं तुम्हारे घर वालों को ये रकम भिजवा दूँगा और तुम इनसे बात की तस्दीक करके पूछ भी लेना। मालिक की सखावत पर तो इस अनोखे ज़िद पर मैं हैरान था। मैंने कुछ सवाल जवाब नहीं किया। इसके बाद मुझे इस कमरे में ले जाया गया। मैं दूसरे कमरे में पहुंच गया। यहाँ पर मुझे रहना था। मैंने ये भी सवाल नहीं किया कि मुझे काम क्या करना है। देखिए, मालिक ने जो बातें बताई थी इनके मुताबिक तो मुझे बस इनका वफादार रहना था। अब बात नमाज़ों वाली थी। मुझे कैसे नमाज छोड़ सकता था? लेकिन वो रकम भी तो कुछ कम नहीं थी। मैंने जाकर अपने अल्लाह से 1000 बहाने किए। मैंने कहा, या अल्लाह, अगर मैं एक महीने नमाज़ें छोड़कर अपनी बहनों की और अपनी माँ की और अपने सब घर वालों की ज़िंदगी बेहतर बना सकता हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने घर वालों के सामने कमज़ोर पड़ गया हूँ। ये आजमाइश बहुत बड़ी है। मैं परेशान हूँ। मैंने खुद को तो मुतमईन कर लिया था। रात को मालिक का एक बंदा मुझसे जवाब मांगने के लिए आया तो मैंने जवाब दे दिया। मैंने कहा कि मैं अपने मालिक की बात मानने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर वो आदमी चला गया और उसके बाद कोई बात नहीं हुई।
رات کے وقت وہ دوبارہ میرے کمرے میں آیا۔ اس کے پاس ایک موبائل فون تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے گھر والوں کا فون ہے، ان سے بات کر لو تاکہ تمہیں حقیقت پتہ چل جائے۔ اماں کی آواز تو خوشی سے لبریز تھی۔ کیا ہوا؟ تم اتنی خوش کیوں؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا، تمہارے مالک نے ہمیں 50 لاکھ روپے بھیجے ہیں۔ ہاں ہاں بیٹا، تیرے مالک نے بھیجے ہیں، اور کہا ہے کہ تو 1 مہینے اپنے مالک کی ہر بات مانے گا۔ میں اپنی ماں کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ مالک نے میری قیمت ادا کر دی ہے، لیکن ایسا کیوں ہوا تھا؟ مالک مجھ سے کیا چاہتا تھا؟ یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی۔ میں نے جا کر اپنے مالک کے سامنے اس بات کو بھی سوال بنا کر رکھا، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ مجھ سے اتنے سوال مت کرو۔ اگر تمہیں پیسے مل رہے ہیں تو بس پیسوں تک محدود رہو۔ ظاہر ہے ان کی بات بھی صحیح تھی۔ میں خاموش ہو گیا، واپس اپنے کمرے میں آیا۔ مجھے مالک کا حکم کا انتظار تھا، کیونکہ میں جانتا تھا میرا مالک صرف نمازیں چھڑوانے کے لیے ایسا نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میری وفاداری، میرے یقین کو آزمانا چاہتا ہے۔ میں نے سوال جواب کیے بنا ان کی بات مان لی تھی، لیکن اب مجھ پر پہرے تھے۔ مسجد بھی نہیں جا سکتا تھا، البتہ پتہ نہیں رات کے وقت جب میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں آتا تو وضو کر کے آتا اور پھر بستر پر پورے دن کی نمازیں پڑھ لیتا، کیونکہ جب انسان نماز نہ پڑھ سکے دن بھر تو عشاء کی نماز کے ساتھ باقی تمام نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ اندھیرے میں کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں نماز پڑھ لیتا اور مالک کو خبر بھی نہ ہوتی۔ البتہ میں مسجد میں نہیں جاتا تھا۔ 2 دن گزر گئے، میرے مالک نے مجھے کوئی حکم نہیں دیا۔ اس دن مالک نے مجھے کمرے میں بلایا۔ میں مالک کے کمرے میں گیا تو دیکھا وہ بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ ہاں بھائی، تمہیں تو لگا ہوگا کہ صرف نمازیں چھوڑنے کے لیے میں تمہیں 50 لاکھ روپے دوں گا۔ وہ تو تم رات کو نمازیں پڑھ لیتے ہوگے، مجھے ہر بات کی خبر ہے۔ میں مالک کی یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گیا، لیکن فکر نہیں کرو، بس مجھے تمہاری منظوری چاہیے تھی۔ تم نے ایک بات کے لیے رضامندی دی، یہی بہت تھا۔ اب میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑا کام ہے، جس کے لیے میں نے تمہیں اس محل میں بلوایا ہے۔ اگر تم وہ کام کر لو گے تو میں تمہارے گھر والوں کو اتنے مزید پیسے بھیج دوں گا۔ وہ اپنی زندگی سکون سے گزاریں گے، لیکن تمہیں میرا یہ کام کرنا ہوگا۔ اگر تم نے نہیں کیا تو وہ پیسے بھی میں واپس طلب کر سکتا ہوں۔ مالک کی بات سن کر میں کیسے ٹال سکتا تھا؟ میں نے کہا، آپ مجھے جو کہیں گے میں اپنی فرما برداری سے وہ کام سر انجام دوں گا۔ آپ کو ذرا بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جو بات مالک نے مجھے کہی وہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے اتنا گندا کام کرنا پڑے گا۔ میں نے مالک سے کوئی اور بات نہیں کی اور بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر وہی کہنے لگے کہ باہر جاؤ، میں تمہیں اپنی بیوی امانی کے بارے میں مزید باتیں بتا دیتا ہوں۔ امانی ان کی بیوی تھی جن کی حفاظت پر میرے مالک نے مجھے مامور کیا، اور تنخواہ بھی اسی بات کی دی تھی۔ میں پریشان بھی ہو گیا تھا، لیکن میری زندگی میں میرے اماں ابا سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا مالک مجھے گھوڑوں کے اسطبل میں لے گیا جو اس محل کی عقب میں بنے ہوئے تھے۔ محل بہت خوبصورت تھا۔ محل جتنا خوبصورت تھا، اسطبل بھی اتنا ہی بڑا تھا، جہاں پر مختلف نسلوں کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے مالک؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے کہا، یہ مختلف نسلوں کے گھوڑے ہیں، یہ سب میرے استعمال میں رہتے ہیں۔ کچھ مقابلے کے گھوڑے ہیں، لیکن تم نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ میری بیوی کسی بھی گھوڑے کے پاس نہ جا پائے، وہ گھڑ سواری نہ کریں، گھوڑوں سے دور رہے، خاص کر اس سفید والے گھوڑے سے۔ مالک کی اس بات پر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری ڈیوٹی بس یہی تھی کہ میں نے مالکن کو گھوڑوں سے دور رکھنا۔ مالک یہ سن کر ہنس پڑا۔ ارے پاگل، تمہاری ڈیوٹی ذرا مشکل ہے، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا۔ تم ہر وقت اپنی مالکن کے ساتھ رہو گے۔ جب میں گھر آؤں گا تو ہی تم اس سے دور جا سکتے ہو، سائے کی طرح اس کے ساتھ رہو گے۔ وہ جہاں جاتی ہے تم اس کے پیچھے جایا کرو گے، اور میں اپنی بیوی کو بتاؤں گا، وہ تم پر کسی قسم کی تنقید یا اعتراض نہیں کرے گی۔ بس وہ آگے اور تم پیچھے رہنا، کبھی بھی اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا، اس کے غلام بن کے رہنا ہے۔ میں نے
मालिक को यकीन दिलाया कि इसकी बीवी मेरे लिए बहुत बाइज्जत होगी। मैं कभी भी बदतमीज़ी का सोच भी नहीं सकता। अगले दिन से मुझे ड्यूटी पर जाना था। रात को मैं अपने कमरे में था, एक लड़की मेरे कमरे में आई और बोली कि तुम्हें मालकन बुला रही है। मेरे कान खड़े हो गए। मालकन ने मुझसे क्या बात करनी है? मैं फ़ौरन से मालकन के कमरे में पहुंचा। देखा तो मालकन अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। इसके हाथ में एक सुर्ख रंग का मखमली डब्बा था। ये क्या है? मैंने नज़र उठाकर पूछा। तुम्हारे लिए तोहफा है, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकाना पड़ेगी। मेरा पीछा करते हो, इस बात का ख्याल रखना है कि तुम्हारी कोई हरकत मुझे बुरी ना लगे। मैं मालिक से पैसे ले चुका था, मज़ीद मालकन से पैसे नहीं ले सकता था। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। मुझे माफ़ कर दे मालकन, लेकिन मैं आपका ये काम नहीं कर सकता। मुझे मालिक ने जो हुक्म दिया है, मैं इसी पर पाबंद रहूँगा। तुम जानते हो क्या कह रहे हो? मैं तुम पर कोई भी इल्ज़ाम लगा सकती हूँ। ये भी कह सकती हूँ कि तुमने मुझे हरासा किया है। वो अलग बात है, वो आपका अपना दीन ईमान, लेकिन ये मेरा दीन ईमान नहीं है कि मैं अपने मालिक से बेवफाई करूँ। अच्छा, अपने खुदा से बेवफाई कर सकते हो, तुम अपने मालिक के लिए ज़रा सी कुर्बानी नहीं दे सकते? एक औरत हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई खिलौना हूँ जिसको हर टाइम पहरे में रखा जाए? मालकिन की बात मेरे दिल को लगी थी, लेकिन मैं किसी तौर पर भी अपने मालिक से गद्दारी नहीं कर सकता था। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन से वैसे भी ड्यूटी पर जाना था। मैं मालकिन की तरफ से काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका था। मेरे दिल में इनके लिए रहम आ चुका था। मालकिन सुबह उठी, वो कहने लगी कि मुझे एक जगह पर कुछ ख़रीदारी करने जाना है, तो मेरे साथ चलो, या फिर मैं खुद ही घोड़े पर चली जाती हूँ। मैंने इन्हें सख्ती से मना कर दिया। मालिक ने आपका घोड़ा इस्तेमाल करने पे पाबंदी लगा रखी है। क्या मुसीबत है? वो बुरा सा मुंह बनाते हुए गाड़ी में बैठी। वैसे मालकन बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? मैंने इनसे कहा। हाँ पूछो, आप घोड़ा इस्तेमाल क्यों करना चाहती हैं, जबकि घोड़ा तो मार्केट तक भी नहीं जाता, सिर्फ जंगल तक ही जा सकता है। हाँ, बस मुझे घोड़ों से ख़ास किस्म का इश्क है। लंबी कहानी है, मैं कभी तुम्हें फिर सुनाऊंगी। तुम बहुत खुश होगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगी। अगर तुम मेरे करीब रहना चाहते हो। मालकन की बात सुनकर मैं खामोश हो गया। काफ़ी देर गाड़ी चलाती रही, फिर उसने मुझे इशारा किया कि मेरे साथ बाहर चलो। गाड़ी एक सहरा इलाके में रुक चुकी थी। मालकन ने मुझसे कहा कि मैं इनके साथ सहरा के अंदर चलूं। गाड़ी के ड्राइवर को आगे जाने की इजाज़त नहीं थी। मैं इनके साथ सहरा वाले इलाके में आ गया। सहरा में तो और कुछ नहीं था। उन्होंने मुझे एक जीप के पास खड़ा किया और ख़ुद आगे चली गई। मैं अब इनके पीछे जा नहीं सकता था। सोचा कि शायद वो किसी फितरी तकाजे की वजह से आगे गई हैं, मुझसे पर्दा रखना चाह रही थी, लेकिन काफ़ी देर होगी, मालकिन वापस नहीं आई। मुझे अब परेशानी होने लगी। मैं जीप के पास ही खड़ा उनका इंतज़ार कर रहा था कि तकरीबन आधे घंटे बाद एक गाड़ी आकर मेरे पास रुकी। इसमें से मालकिन उतरी और मुझसे कहने लगी कि चलो अब, और मालिक को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ ज़रूरी काम था, इसलिए मैं यहाँ तक आई थी। मालकिन की बात सुनकर मुझे इत्मीनान नहीं हुआ था। अगर ज़रूरी काम भी था तो मालिक को बताकर भी तो जा सकती थी। मैं मालकिन से कुछ नहीं बोला। घर वापस आकर मैंने मालिक को हाज़िरी भी नहीं दी। मैं सीधा अपने कमरे में चला गया। सच बात तो ये थी कि मैं मालिक से झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन रात के तकरीबन 1 बजे मेरे कमरे के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। मैं एकदम हड़बड़ा के उठ गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अपने मालिक का एक आदमी खड़ा देखा। मुझसे कहा कि बाहर आ जाओ। वो मुझे मालिक के कमरे में ले गया। मैं गया तो मालिक गुस्से में भरा बैठा था। मुझे देख कर बोला, तूने मुझे बताया नहीं, लेकिन झूठ भी नहीं बोला, इसलिए मैं तेरी सज़ा माफ़ करता हूँ, लेकिन अब तुझे बदले में काम करना होगा। जाकर मेरी बीवी को जान से मार दो। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मालिक, मैं इन्हें क्यों मार दूँ, कैसे मारूँ? सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। मालिक ने गुस्से से कहा, रहने दो, कल दिन के वक्त तुम इसे सड़क के बीचों
बीच ख़त्म कर देना। अगर कोई पूछे पुलिस वगैरह तुमसे तशवीश करने के लिए आए तो कहना कि मालकन ने थप्पड़ मारकर तुम्हारी बेइज्जती की थी, इसी वजह से तुमने इसे जान से मार दिया। अब तुम्हारे एहसान चुकाने का वक्त आ चुका है, जाओ मेरी नज़रों से गायब हो जाओ। मालिक की बात सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैं कैसे एक औरत की जान ले सकता था और उसके बाद मेरा क्या मुस्तकबिल होता, लेकिन मैं डर चुका था। अब यहाँ से पीछे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। मैंने मालकन के उठने का इंतज़ार किया। वो हस्बे मामूल सुबह तैयार होकर अपने किसी काम से निकली। मुझे आज बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन फिर वो हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आधे रास्ते ही हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। मालकन अपनी जान से हाथ धो बैठी और मुझे भी अपने हाथ उसके खून से आलूदा नहीं करने पड़े। मैं हैरान था कि कुदरत ने ये सब कैसे कर दिया। कुदरत की करनी ही ऐसी हुई कि पुलिस भी केस नहीं बना सकी, क्योंकि ये एक हादसा था और मालिक जो जिम्मेदारी मुझे दी थी वो भी पूरी होगी। सोच भी नहीं सकता था कि काम इतनी आसानी से हो जाएगा, लेकिन आखिर मालकन को मारना क्यों चाहता था, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मैंने सोच लिया कि मैं मालिक से एक बार ज़रूर मिलूँगा, इसे इस राज का पता लगाऊंगा कि आखिर मालकन को क्यों जान से मारा गया, जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं था। हैरत की बात थी कि मालिक, जो कि मालकन की वफ़ात के बाद बहुत ही ज़्यादा अकेला और तन्हा हो गया था, इसने मुझसे मिलने पर कोई इतराज़ नहीं किया, बल्कि मुझे खुले दिल से इजाज़त दे दी कि मैं इनसे मिल सकता हूँ। सो मैं इनसे मिलने के लिए चला गया। जब मैं मालिक से मिला, मैंने उनसे पहला सवाल ही यही किया कि आपने अपनी बीवी को इतनी सज़ा सख्त किस बात पे दी, क्योंकि आप इन्हें कत्ल करना चाहते थे। तुम अभी इन बातों को नहीं समझोगे बच्चे, और तुम्हें क्या पता कि रकाबत क्या चीज़ होती है। फिर जो मालिक ने मुझे कहानी सुनाई, उसने तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल दी। मैं इस वक्त तुम्हारी उम्र का था, 20 साल का था लगभग, जब मुझे ये औरत पसंद थी, लेकिन इस वक्त इसकी उम्र तकरीबन 11 साल थी। ये छोटी बच्ची थी। फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ता गया। मैं बैरून मुल्क अपनी पढ़ाई के लिए चला गया। जब वापस आया तो मैंने अमानी को देखा नहीं था। फिर एक दिन मैंने अमानी को घोड़ों के एक मेले में देखा। अमानी घोड़े पे बैठी रक्स कर रही थी। वो बहुत अच्छी घुड़सवारी करती थी और साथ ही साथ इसका घोड़ा इसके साथ रक्स करता था, तो लोग बहुत मौजूज़ होते थे। बहुत सारे लोग इस पर नज़रें जमाए बैठे थे, लेकिन एक मैं था जो इसे इज़्ज़त देना चाहता था। मेरे अब्बा इस शहर के बहुत अमीर इंसान थे। मैंने अपने बाप की दी हुई सारी जायदाद ओमानी के नाम करने का सोचा। मैंने शादी के लिए हाथ मांगा तो उसने जब मेरी जायदाद नाम कराने वाली बात सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ओमानी ने सोचा भी नहीं था कि कोई इस तरह इस कदर उस पर फ़िदा हो सकता है। फिर मैं एक दोस्त को बचपन से जानता था, लेकिन फिर भी मैंने इसे शादी की पेशकश इंतहाई खूबसूरत अंदाज में की थी। अमानी इस शादी के लिए मान तो गई थी, लेकिन मैं ये नहीं जानता था ये मोहब्बत नहीं, एक समझौता है जो उसने अपने एक गरीब किस्म के आशिक को पालने के लिए किया है। हाँ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि अमानी मुझसे इतना बड़ा धोखा करेगी। मैंने अपना सब कुछ अमानी के नाम कर दिया और इसके बाद उसके साथ हंसी खुशी रहने लगा, पर अमानी का रवैया दिन ब दिन बदलने लगा। फिर मुझे यकीन होने लगा कि वो किसी और को चाहती है। तभी मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया कि मैं इसे एक ही बार में इसके किए की सज़ा दे सकूं, क्योंकि वो मुझे छोड़कर अपने इस गरीब आशिक के साथ भागने वाली थी, जिसके लिए उसने मुझसे शादी का ड्रामा रचाया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इसे अपनी सारी जायदाद के साथ जाने दूंगा। इसलिए मैंने तुम्हें कहा कि तुम अमानी को ठिकाने लगा दो, और तुम जो खुदा को छोड़ सकते हो तो फिर एक औरत की क्या मजाल। मैंने कभी इस तरह का कोई काम नहीं किया था, लेकिन अमानी ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं इसके साथ ऐसा सलूक करूं। और यकीन करो, मैं तो अमानी को घोड़ों के पास भी नहीं जाने देता था। मैं इस कदर रकाबत रखता था।
ہار اس چیز سے جو امانی سے محبت کرے۔ وہ گھوڑا امانی کے جیتنے کی وجہ بنا تھا۔ میں نے اسے ایک آدمی کو فروخت کر دیا۔ امانی کو گھوڑوں کے پاس بھی نہیں جانے دیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے اور امانی کے بیچ میں جو بھی آئے گا اسے مار ڈالوں گا، تو پھر میں کیسے برداشت کرتا۔ مجھے پتہ چلا کہ اس نے مجھ سے شادی صرف ایک دھوکے کی خاطر کی تھی، تو میرا برا حال ہو گیا تھا۔ بس اس دن سے انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ خدا نے میری محبت کا مان رکھا تھا، اسے قدرتی موت دے دی۔ مجھے بھی ایک بڑی قانونی جنگ لڑنا پڑی، اور اب تم آزاد ہو، میرا کام ہو چکا ہے، اور اس دولت کا میں کیا کروں گا؟ تم جتنی رقم چاہو لے جا سکتے ہو۔ میرے مالک نے ایک بار مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لوگ محبت میں اس قدر جنونی ہو سکتے ہیں۔